हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्योंकि आज मैं सिखाने वाला हूँ कि एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो, इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप क्वेश्चन पेपर को टैकल किस तरीके से कर रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ, तो ये सेशन सिर्फ और सिर्फ हाउ टू सॉल्व एग्ज़ाम ही नहीं है, ये अपने आप एक मोटिवेशन सेशन भी है। ठीक है, तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि मेरा कैमरा ऑन नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं भी इंडिया में आया हूँ, तो मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कैमरे को इग्नोर ही कर रहा हूँ। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन पेपर था 2025 का, उसमें अराउंड 32 मार्क्स पे भी लोगों को आईआईटीज मिली हैं। और मैं एस टी एस सी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको 32 34 मार्क्स पे भी आईआईटीज मिली हैं। अब उसका रीज़न ये है कि इस पेपर में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं था कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, इसलिए उनके जो मार्क्स 40-45 आ सकते थे उनके 20 भी नहीं आए। और यही सच है। खैर, तो जिन लोगों ने ये एग्जाम पिछले साल दिया है उन लोगों के लिए एक सीख है कि भाई एग्जाम में उन्होंने क्या क्या गलतियां करी, उनको सब कुछ एकदम फील होगा यहाँ पे। ठीक है, और जो अभी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक प्रैक्टिस सेट है ये। अगर वो सेम टेक्निक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे लगाएंगे तो उनको समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से ये टेक्निक काम करती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे मेरे सामने 2025 का पेपर है। प्रॉपरली मैंने एक एक क्वेश्चन को प्रॉपरली यहाँ पे लगा दिया है और मैं इनको अब सॉल्व भी करूंगा। लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि कभी भी एग्जाम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, अगर आपके आईआईटी जेम में 40 मार्क्स भी आ रहे हैं, ओके, अगर आपके आईआईटी जेम में 40 मार्क्स भी आ रहे हैं, आज हम ब्लैक व्हाइट पेपर और ब्लैक पेन से काम करेंगे। ठीक है, अगर आपके मान लीजिए 35 और 40 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपको आईआईटी मिल जाती है उतने में। अब आप सोचोगे सर आप ये क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि भाई 40 मार्क्स जो होते हैं वो फ्री के होते हैं। 40 मार्क्स बहुत इजी होते हैं और वो हर एक साल के पेपर में दिए जाते हैं। बस फर्क इतना है कि हम उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। जब भी कोई क्वेश्चन थोड़ा सा भी आपको ट्रिकी दिखे, ठीक है, तो आप क्या करो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। रीजन, अगर जैसे ये है, अब इस क्वेश्चन में इसकी भी टेक्निक है, इसकी भी ट्रिक है, लेकिन अगर मैं इसमें अपना टाइम वेस्ट करूंगा तो अगले क्वेश्चन के लिए, मतलब मान लीजिए कि किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है या फिर किसी बच्चे को आइडिया नहीं लग रहा है कि इसमें टेक्निक क्या है, तो चलो मैं इसकी टेक्निक बता देता हूं। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये कुछ ऐसा है कि समीशन -1 की पावर n+1 पाई बाई 2 की होल पावर 2n+1 अपॉन 2n फैक्टोरियल। अब मैं देख रहा हूं 2n और 2n, यहाँ पे ये पैटर्न अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी याद आ रहा होगा तो एक पैटर्न था कुछ इस तरीके का कि मैं याद दिला देता हूं। अब देखो यहाँ पे एक हिंट है, cos x इज इक्वल टू समीशन -1 की पावर n इंटू x की पावर 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल। अब यही यहाँ पे ट्रिक थी कि इसको पहचानना। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि कुछ मिलता जुलता दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं मान लू -1 की पावर 1 को बाहर भेज दूं और π/2 की होल पावर 1 को बाहर भेज दूं, तो माइनस का π/2 बाहर, अंदर क्या रह जाएगा, समीशन। वैसे ये क्वेश्चन जो था, अगर मान लो अगर आपको एक बार में याद नहीं आ रहा है तो फिर भी मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो कहीं से भी। ठीक है, नहीं याद आ रहा तो नहीं याद आ रहा, क्यों जबरदस्ती का वो लेना है। तो मैं बस यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और ये देखो, ये इसकी टेक्निक थी, ये इसकी हिंट थी। और इसका आंसर वैसे π/2। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मैं मानता हूँ कि एक बार में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते स्टूडेंट्स, तो ठीक है, कोई बात नहीं।
आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे ये क्वेश्चन दिखता है। अब ये तो निहायत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको अगर आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है तो उसमें स्टार्टिंग में ही ये बताया जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसमें n फाइंड आउट करने का तरीका, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है डेल m डेल y इज इक्वल टू डेल n डेल x। अब मुझे यहाँ पे इन्होंने m तो दे दिया लेकिन n पूछा है। अब देखो जो m होता है वो dx के साथ होता है लेकिन इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ, n जो होता है dy के साथ होता है लेकिन इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ। मैंने जब ये पढ़ाया था तो मैंने प्रॉपर्ली इसके बारे में बताया भी था, और यकीन मानो ये जो चीज है ना, ये छोटी क्लासेस में, मतलब ये बीएससी फर्स्ट ईयर में ही सिखाई दी जाती है। तो अब मेरे पास m है, मुझे n निकालना है। कैसे निकालूंगा भाई? सबसे पहले एक काम करते हैं, जो m है इसको पार्शियल डेरिवेटिव कर लो y के साथ, मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लूंगा मैं। तो डेल m डेल y कितना आ रहा है? डेल m डेल y आ जाएगा आपका e की पावर x cos y माइनस 2 sin x, देखो इज इक्वल टू डेल n डेल x। अब अगर आपको, अब देखो, अब यहां से आगे क्या करना है, आपको निकालना है आपका n। अब n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो चीजें हैं, समझदार बालक दो काम करेंगे। वो क्या करेंगे? वो डायरेक्ट क्रॉस चेक करेंगे कि इसको अगर मैं इसको निकालूं तो ये क्या इससे मैच हो रहा है। देखो यहाँ पे कई बच्चे होंगे जो इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेंगे फिर बाद में फंसेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हो, x के साथ ये आपको गिवन है ना n, ये देखो आपको बस ये सॉल्व करना है और आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। अगर आप ऑप्शन बी के पास जाओगे और इसको पार्शियल डेरिवेटिव लोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका nx क्या मिलेगा बताओ? e की पावर x cos y, और ये क्या जाएगा माइनस के 2 sin x। तो ये क्वेश्चन कितना आसान था। इस तरीके के कम से कम 40 नंबर के क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं जो कि बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं। मैं हर साल यही कहता हूं कि ये मार्क्स फ्री के होते हैं, और आज आपको ये सब देखने को मिलेगा। पहले मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट, दिक्कत, परेशानी? क्या किसी को लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत टफ था? ये 2025 का पेपर है जिसमें बच्चों से 30-30 नंबर के 25-25 नंबर नहीं लाए गए थे, लेकिन देखो मैं इसमें 40 नंबर के वो क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको जो कि बहुत ज्यादा आसान है। अरे भगवान के लिए बताओ मुझे, यहां तक क्लियर है? ये क्वेश्चन में किसी को तो नहीं लग रहा ना ये बहुत टफ क्वेश्चन था? अब देखो नेक्स्ट। अब आया ये जो क्वेश्चन है ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। अब इसमें पूछी है डिफरेंशियबिलिटी, कि फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं, ठीक है भाई। अब इसमें फंक्शन f दे दिया और फंक्शन g दे दिया है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले f के पास जाते हैं। भाई मेरे से डिफरेंशियबिलिटी पूछी है, ठीक है। तो f डैश 0, अब डिफरेंशियबिलिटी कहां पूछी है? 0 पे पूछी है। अब एक बात याद रखना, ऐसे क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि पहले आप f डैश x निकाल रहे हो फिर x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो, नहीं। ये आपसे पूछ रहे हैं f डैश 0। f डैश 0 कैसे निकालते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ किसी को भी? मतलब h बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी हो तो अब आप इसको पुट कर लीजिए। अगर मैं f को चेक करूं तो f ऑफ h क्या हो जाएगा? h लिमिट h टेंड्स टू 0 h मॉड h साइन 1 अपॉन h माइनस, अगर मैं 0 लूंगा तो भाई फंक्शन की वैल्यू 0 है, अपॉन h। अब इस h से ये h कैंसिल, बचे ये दोनों। अब मुझे पता, देखो साइन 1 अपॉन h, भाई साइन इंफिनिटी कैसा होगा? साइन इंफिनिटी प्लस माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, मतलब ये प्लस 1 और माइनस 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में। भाई ये तो बिल्कुल समझदारी वाली चीज है ना। और क्योंकि मॉडल लगा हुआ है तो 0 और प्लस 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। भाई साइन इंफिनिटी कहां जाएगा? साइन इंफिनिटी 0 और 1 के, साइन में कुछ भी रखो आपकी वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जाएगी ना माइनस 1 से छोटी जाएगी। तो
इसका मतलब इस पे लिमिट लगानी पड़ी और ये कहां जा रहा है 0 पे, तो भाई ये तो आ गया 0, तो यानी कि एफ डैश 0 0 आ रहा है, मतलब भाई फंक्शन हमारा एफ तो डिफरेंशियबल है। बताओ, इसी तरीके से आप जी को पता कर लो, इसी तरीके से जी को पता कर लो, जी डैश 0 लिमिट एच टेंस टू 0, g of h माइनस g of 0 अपॉन h माइनस 0। अब भाई इसको सॉल्व करके देख लो, ये क्या आ रहा है, लिमिट h टेंस टू 0। अब अगर मैं यहां पे क्या लिखूं, एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच प्लस एच कॉस 1 अपॉन एच माइनस, अब g ऑफ 0 भाई x की वैल्यू 0 रखूंगा तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 होगी अपॉन h माइनस 0। मैं ना अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये इजी क्वेश्चंस आपकी नजरों के सामने ही थे हमेशा से, बस इनको पहचानना। अब अगर इसमें सॉल्व करूं तो h से ये h कटा और ये h, मतलब h कॉमन ले लूंगा ऊपर, तो बचेगा h इंटू साइन एच प्लस cos 1 अपॉन एच। अब ये तो 0 हो जाएगा, ये ऑसिलेटरी फंक्शन है, ये 0 है, लेकिन cos 1 अपॉन एच भाई साहब ये 0 नहीं होगा, ये ऑसिलेट करेगा, ये ऑसिलेट करेगा कहां से कहां तक, ये ऑसिलेट करेगा -1 से +1, मतलब इस बार आपके g डैश 0 की कोई फिक्स फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है, ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब g आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। तो f तो डिफरेंशिएबल हो गया बट g डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब आप देख लो, ओ ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। बताओ, मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि इतने ज्यादा इजी होते हैं, जो आपकी नजरों के सामने होते हैं हमेशा। इसी तरीके से देखो ये आ रहा, अब यहां पूछा कॉन्टिन्यूटी के बारे में, कॉन्टिन्यूटी के बारे में इसका मतलब ये बात हो रही है लिमिट की। तो देखो लिमिट x टेंस टू 0, अब देखो ऑफ कोर्स सी बात है f के बारे में पूछ रहा है तो भाई लिमिट, अब मैंने क्या बताया था, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है मतलब फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब ये सिंपल लिमिट का क्वेश्चन है, ये सिंपल लिमिट का क्वेश्चन है। अगर मैं यहां पे लिमिट रखूं x की पावर 1/8 साइन 1 अपॉन x, ठीक है। अब क्या लगता है आपको, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा? देखो जरा ध्यान से, अब मुझे दिख रहा है कि भाई ये फंक्शन ऑसिलेटिंग है, लेकिन ये तो 0 पे जा रहा है, तो 0 इंटू ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग भी फाइनाइट वैल्यूज के बीच में है, -1 से +1 के बीच में, 0 इंटू ऑसिलेटिंग फंक्शन 0। बताओ, क्या इसमें कुछ भी ऐसा था जो थोड़ा अजीबोगरीब हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। अब नेक्स्ट, तो यानी कि f तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब जाएंगे g के पास, क्या भाई साहब g के बारे में क्या ख्याल है, क्या ये कंटिन्यूअस होगा? तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या g कंटिन्यूअस है? अगर मैं लिमिट इंपोज करूं, ओहो, लिमिट इंपोज करूं x इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो 0 के उसमें हो रहा है नेबरहुड में, और g ऑफ x, अब भाई यहाँ पे क्या है, e की पावर x cos 1 अपॉन x, और कायदे से लिमिट अगर 0 पे जा रही है तो फंक्शनल वैल्यू शुड बी 1, तो मुझे देखना है क्या भाई साहब, क्या ये वैल्यू 1 आ रही है क्या? तो चलो अब एक काम करते हैं, अगर लिमिट इंपोज करूं तो e की पावर 0, ये तो 1 जा रहा है, लेकिन ये तो ऑसिलेट करेगा, इसकी वैल्यू, ये तभी सत्य हो सकता था जब इसकी वैल्यू 1 आए, बट इसकी वैल्यू 1 नहीं है, क्योंकि cos इन्फिनिटी जो होता है वो -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। अगर मान लो 0 आ गया तो 0 इंटू 1 0, तो भाई ये वैल्यू 1 के बराबर जरूरी नहीं हमेशा हो, इसका मतलब दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, दिस इज कंटिन्यूअस। तो इसमें भी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये वो क्वेश्चन है जो कि सच में बहुत ज्यादा इजी है ना? अगर किसी को भी ऐसा लगे कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग जा रहा है, अभी ये क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो तुरंत बता देना मुझे, क्योंकि मैं अपना माइंडसेट कुछ ऐसा बना लिया है कि मैं वो बच्चा हूं जो बीएससी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हूं, ठीक है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा, और मैं एवरेज बनूं, मतलब मैं एक एवरेज बच्चा हूं, और उसी हिसाब से मेरा दिमाग काम कर रहा है, और उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन पिक कर रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब सबसे पहले तो जब मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो मुझे यहां पे दिख रहा है कि ये देखो, ये
आपको दिख रहा है यहाँ पे अगर आप इसका सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं तो आपको आपको एकदम से पता लग जाएगा। मतलब होमोजीनियस पार्ट से अगर मैं इसके निकालूं इक्वेशन तो मुझे पता लगेगा कि भाई ये कितना आ रहा है, डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 16y इज इक्वल टू 2e की पावर 4x। अब ये क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये पता करूंगा कि भाई अगर मैं इसके रूट्स देखूं क्या आ रहे हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस के 8 अल्फा प्लस के 16 इज इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि अरे ये तो अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर है, यानी कि 2 रिपीटेड रूट्स है यहाँ पे। और जब भी ऐसा होता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं c1 प्लस एक्स c2 e की पावर 4x। बताओ कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? तो अब देखो पहले इधर है यहाँ पे, तो e की पावर 4x आएगा दोनों तरफ, ये देखो। तो यानी कि ये तो c और d तो रॉन्ग हो गए यहाँ पे। अब आपको पता करना है इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, वैसे तो बच्चा जब थोड़ा सा थक जाता है ना दिमाग, तो वो पता है क्या करता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आप इसको सिंपली सॉल्व करके देखो क्योंकि ये बहुत इजी है। अब कैसे करोगे, निकालो यहां से y इज इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस 4 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू e की पावर 4x। अब इसको सॉल्व करना इसको सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो भी आपको बताई गई है। मतलब ऐसा नहीं कुछ भी नया है, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे 4 रख रहा हूं तो ये 0 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 4 रख रहा हूं तो ये 0 आ जाएगा। तो उस केस में क्या करते थे, याद है आपको? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं ताकि मुझे कम से कम ये भरोसा रहे कि अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे देयर इज वेरी वेरी हाई चांसेस सिमिलर क्वेश्चन आ जाएगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट 4 नहीं रख सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट 4 रख रहे हो तो 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे कोई टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। और ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, और आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूं इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना तो वहां बैठ के मुझे दुआएं दे रहे होगे कि सर अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन उस टाइम पे हमसे करवा लिया। तो आपको पता लग जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़े अब, चलो अब बढ़ते हैं एक और ऐसे क्वेश्चन पे जिसमें कि फ्री के मार्क्स थे, बिल्कुल फ्री के मार्क्स। अब देखो ये, अब बात हो रही है इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अब देखो ये बात कर रहा है कि 1 1 on 2 1 1 on 2 1 1 on 2 1 1 on 2। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 1 1 पे आओ। अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है, इसका मतलब क्या है भाई साहब, नलिटी ऑफ t 0 दैट इंप्लाइज 1 1। याद है ये बेसिक रूल है, बिल्कुल बेसिक रूल। नहीं याद है तो अभी देख लो, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो नलिटी कितनी है, नलिटी 0 है, नलिटी 0 दैट मींस 1 1। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई साहब नलिटी 0 आ रही है नहीं आ रही है। और दूसरी चीज ये R3 से R3 में जा रहा है। अब आप समझो ये R3 से R3 में जा रहा है, मतलब सेम वेक्टर स्पेस है, सेम वेक्टर स्पेस में अगर 1 1 हुआ तो ऑन 2 भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। भाई ऑन 2 के लिए क्या होना पड़ता है, ऑन 2 के लिए आपकी जो रैंक ऑफ t है वो इसके बराबर है, इसके डायमेंशन के बराबर आनी चाहिए। और नलिटी के लिए क्या है, नलिटी ऑफ t के लिए 0 आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो डायमेंशन। भाई नलिटी ऑफ t 0 आनी चाहिए फॉर 1 1। और ऑन 2 के लिए क्या, रैंक ये जो डोमेन में बैठा, मतलब जो कोडोमेन में बैठा जो वेक्टर स्पेस होता है इसकी डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो आपको भाई साहब करना क्या था, आपको सिर्फ ये पता करना था कि इसकी रैंक कितनी आ रही है। रैंक कैसे पता करते थे, t ऑफ 1 0 0 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 2, और यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखूं बाकी सब 0 तो 0। t ऑफ 0 1 0 इज इक्वल टू कितना आ रहा भाई बताओ। यहाँ पे y की वैल्यू को 0 को तो 0, यहाँ पे y की वैल्यू को 1 रखूंगा तो सिर्फ 3, यहाँ पे 2। और t ऑफ 0 0 1 याद है ना, इसी तरीके से सिखाया था मैंने आपको। यहाँ पे पूरा का पूरा खेल किसका था, रैंक का। रैंक निकालनी थी आपको, रैंक और नलिटी। अब इतने से पता लग जाता आपको। अब देखो, अब जब मैं z की वैल्यू 1 रखूंगा बाकी सबको 0 तो यह आ जाएगा 1 5 और 2। भाई कितना आ रहा है ये बताओ जरा मुझे। रख लो इसको एक मैट्रिक्स में, 1 2 0 0 3 2 1 5 2। जितनी इस मैट्रिक्स की रैंक है उतनी ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक है। बताओ क्या ये क्वेश्चन टफ था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
अरे भाई कुछ तो हाँ या ना में बोलो, मुझे समझ में कैसे आएगा? आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लो सीधे, मतलब आपको इसकी रैंक का पता लग जाएगा। तो आप जैसे ही पता करने की कोशिश करोगे आपको तुरंत आइडिया लगेगा कि भाई साहब अगर मैं इस वाली और इस वाली रो का को सम कर दूं तो ये वाली रो बन रही है। इसका मतलब अगर मैं R3 पे ऑपरेशन लगा दूं, R3 माइनस R1 प्लस R2, भाई मुझे आंखों के सामने दिख रहा है ये 1 3 और 2 5 और 2, तो इसका मतलब क्या है R3 0 आ जाएगी, ये आ जाएगी कुछ ऐसी 1 2 0 0 3 2 0 0 0। अब इसका मतलब क्या, रैंक 2 हो गई। रैंक 2 होने का मतलब क्या है भाई साहब, अब रैंक 2 है इसका मतलब रैंक इसके डायमेंशन के बराबर नहीं है, तो यानी कि ऑन टू तो नहीं है। और नलिटी कितनी हो जाएगी रैंक नलिटी थ्योरम से, नलिटी हो जाएगी 1। क्यों? डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू रैंक प्लस नलिटी। तो अब इसका मतलब है कि ये 1 1 नहीं है, और इसका मतलब है ये ऑन टू नहीं है। तो ना ही 1 1 है, ना ही ऑन टू है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बताइए मुझे यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ किसी को? अच्छा पहले मुझे बताओ, आपको प्रॉपर फील तो आ रहा है ना ये क्वेश्चन सच में बहुत इजी होते हैं? ये सच में क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। चलो एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन कराने से पहले ना थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ आप लोगों को, इसको एक रियल लाइफ इंसिडेंट से कनेक्ट करता हूँ। जैसे क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं खाना खाने के लिए, बूफे वगैरह में। कभी ऐसा महसूस किया है जब हम छोटे थे तो हम जल्दी जल्दी जो सामने आया पहले खा लिया, और फिर लगता था कि अरे यार अच्छी अच्छी मिठाइयाँ तो रह गई, पेट तो भर गया। ऐसे एग्जाम में होता है। एग्जाम में क्या होता है ना, हम सीधे सीधे उन क्वेश्चन से टकरा जाते हैं जिन क्वेश्चन से हमें दूर रहना होता है। हमें क्या पहले पूरा का पूरा पेपर एक बार स्कैन करना होता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी टेक्निक लगेगी, ठीक है? ऐसा नहीं मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस में स्किप भी करूंगा इसमें भी, देखना आप लोगों की आंखों के सामने। क्योंकि उस मोमेंट पे मैं खुद कह दूंगा कि भाई ये जो क्वेश्चन जो है ये थोड़ा नहीं ज्यादा टफ है और ये टाइम टेकिंग है। अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं तो ये क्वेश्चन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या ये क्वेश्चन मेरे लिए है? तो अगर मैं यहां पे बात करूं m की पावर 4 101 प्लस m 101 के बारे में, और मुझसे पूछ लिया कि कोई नंबर x है, ठीक है, जीरो आइगन वैल्यू ऑफ m, मतलब जीरो आइगन वैल्यू है, और ये कोई नंबर है x। तो अब मुझसे कोई पूछे कि भाई साहब बताइए जरा कि ये इनमें से किसके इक्वल होगा, तो आप एक बात खुद सोचो कि मुझे पता करना है कि ये अल्फा की पावर 4 101 प्लस अल्फा 101, बताओ ये समझ में आ रहा है आपको? इसका इसका कंपैरिजन किससे कर सकते हैं बताओ? अल्फा की पावर 4 101 प्लस अल्फा 101, बताओ मुझे ये बात कितने बच्चों को समझ में आ रही है? इसका मतलब एक्चुअल में आप जो ढूंढ रहे हो वो आप ढूंढ रहे हो अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा 101। मुझे बताओ कितने बच्चे इसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? अरे भाई हाँ या ना में कुछ तो जवाब दो मुझे। ये देखो एक्चुअल में आपको ना इस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स होती है बहकाने के लिए। असल में तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना था कि ये किसके इक्वल होगा, ये इसका मतलब मेरी सारी की सारी एनर्जी मुझे लगानी है इस अल्फा को ढूंढ, इस लैम्बडा को ढूंढने में, कि भाई साहब ये लैम्बडा निकलेगा तो निकलेगा क्या। कुछ तो बोलो, मुझे समझ में कैसे आएगा? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ पे लैम्बडा मिलेगा मुझे 1। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे इन लोगों ने जैसे कि बताई नहीं है, तो जैसे कि समझाता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले आप उसको इस x की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है? सबसे पहले आपको इस x की वैल्यू ढूंढनी है। अब x की वैल्यू कैसे ढूंढूंगा मैं? तो मुझे दे दिया गया 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ m, एक तो 0 आइगन वैल्यू है इसकी। मैंने कहा ठीक है, और आइगन वैल्यू ढूंढने का तरीका क्या था, याद है किसी को? अरे कुछ तो बोलो, आइगन वैल्यू ढूंढना सिखाया था ना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और एक आइगन देखो, अब 0 इसकी ऑलरेडी आइगन वैल्यू है। चलो फिर अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो दूसरा दूसरा क्या लगा सकते हैं? चलो मान लो इसकी 3 आइगन वैल्यू है, ठीक है? पहली आइगन वैल्यू है लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3। ओके, अब इज इक्वल टू, अब देखो तीनों आइगन वैल्यूज का सम पता है किसके इक्वल होता है? ट्रेस के इक्वल होता है। ये आ जाएगा 3 प्लस एक्स।
अब मुझे पता है एक इनमें से 0 है, ठीक है भाई, एक 0 है, अच्छी बात है। अब ये बन रहा है कितना, 3 + x। अब मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है, और इसको सॉल्व करने के और भी कुछ तरीके हैं, जरा मैं वो भी बता देता हूँ। रुको जरा, सोचना दो मुझे जरा, इसको और कैसे इजी करके आपको समझाया जा सकता है, और कैसे इतना इसको इजी बनाओ कि आपको ये समझ में आ जाए, वो भी एक बार में। सोचने दो। चलो हो गया सॉल्व। अच्छा एक काम करते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के देखें जरा, इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा। अगर मैं इस लाइन को पकड़ूं तो इसका डिटरमिनेंट पता है क्या आ जाएगा, मतलब अगर मैं इस, क्योंकि देखो इसके थ्रू डिटरमिनेंट निकालना काफी इजी है। अगर मैं इस वाले कॉलम के रिस्पेक्ट में इसका डिटरमिनेंट निकालूं तो ये आ जाएगा 2 - 1 2x, और इसका डिटरमिनेंट आपका आ रहा है 2x + 2। ओके, अब क्योंकि एक आइगन वैल्यू 0 है तो डिटरमिनेंट शुड बी 0, x = -k1। अब आपको लगेगा सर ये क्या किया है आपने, तो देखो भाई यहाँ पे बात ऐसी है कि आपको x की वैल्यू ढूंढनी थी, x की वैल्यू आ रही है -k1, ये रहा, ठीक है। तो आपकी मैट्रिक्स क्या आ गई, यहाँ पे मैट्रिक्स आ गई 2 0 -1 4 1 -k4 2 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -k1। पहले मुझे बताओ कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ये मैट्रिक्स कैसे निकाली गई है, यहाँ पे असली दिमाग इस मैट्रिक्स को निकालने में ही था। अब एक काम करो, इस मैट्रिक्स की आपकी आइगन वैल्यू निकाल के लाओगे आप, तो एक आइगन वैल्यू तो मुझे 0 दिख रही है इसमें, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट आइगन वैल्यू 0 है, तो भैया ऑब्वियसली बात है डिटरमिनेंट 0 होगा, ठीक है। बाकी की 2 आइगन वैल्यू और आपको निकालनी है, तो और उनमें से भी देखो मैंने एक बताया था कि मान लो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो एक ऐसा रो, मतलब मान लो अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके बाकी रोज या बाकी कॉलम के एलिमेंट 0 होते हैं, तो वो डायरेक्ट सीधा सीधा वो निकल के आ जाता है आपका एक आइगन वैल्यू। तो एक तो 0 दिख रही है मुझे क्योंकि 0 गिवन है, और एक ये 1 है इसका आइगन वैल्यू। तीसरा आप निकाल सकते हो, जब तीनों को क्रॉस चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा, देन आपकी लैम्बडा की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 आप पुट करोगे तो दैट ये मैच कर जाएगा, और जो तीसरी आइगन वैल्यू होगी वो मैच नहीं करेगी। ये बात समझ में आई आप लोगों को, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तो नहीं लगा किसी को यहाँ पे। यस, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, और एक आइगन वैल्यू कितनी है 0 है, अगर एक आइगन वैल्यू 0 है तो ऑब्वियस है ओवरऑल जितना प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। बताइए मुझे क्या यहाँ तक क्लैरिटी है आप लोगों को, मतलब इसको तो इग्नोर ही करो आप। तो एक्चुअल में सारा का सारा जो खेल था ना वो यहाँ तक पहुंचने का था, और याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में ना कभी भी आपसे सामने वाला मजदूरी वाला काम नहीं करवाएगा, वो इजी। अब देखो नेक्स्ट आता है 8th क्वेश्चन पे, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन में मानता हूं कि अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं तो हो सकता है जो 8th क्वेश्चन है वो मेरे लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं मान के चलता हूं कि ये मेरे लिए ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मैं इसको अभी के लिए मिस कर देता हूं, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि भाई इसमें ना थोड़ी सी मेहनत लगेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। अब इतना भी ट्रिकी नहीं है, आपको टी ऑफ पी एक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस 1। अगर मैं यहाँ पे रखूँ टी ऑफ 1, तो पी ऑफ एक्स 1 है तो भाई पी ऑफ एक्स प्लस 1 भी 1 हो जाएगा। अगर मैं रखूँ x तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और ये हो जाएगा टी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, अब देखो x प्लस 1 का यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, अगर p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो p ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब इससे क्या निकल के आएगा, इससे 1 0 0, इससे क्या निकल के आएगा 1 1 0 1 2 1।
अब आपको सिंपल सा है कि अब आपको ये पता लगा लेना है कि भाई ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रही है इसका डिटर्मिनेंट, इसकी रैंक कितनी होगी, नलिटी कितनी होगी। तो आप अच्छे से इस मैट्रिक्स को यूज कर लीजिए और पता लगा लीजिए कि विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्लीज मुझे बताइए कि यहाँ तक क्लैरिटी है किसी को। अभी देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिनको मैं इग्नोर करूंगा, कि मैं कहूंगा नहीं भाई, अगर मैं इस मैट्रिक्स को ठीक से बनाऊं तो ये मैट्रिक्स बन रही है 1 0 0 1 1 0 1 2 1। मैं देख रहा हूँ कि भाई ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसकी आइगन वैल्यू कितनी, सिर्फ 1 है, तो 1 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ एम, ये मैच कर रहा है। अगर मेरे से रैंक पूछते तो रैंक कितनी है, रैंक 3 है, डिटरमिनेंट कितना है 1 है, नलिटी कितनी है 0 है। बताओ। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि भाई इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, ऑर्डर है 10। अब फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 10, तो अबेलियन ग्रुप तो भाई कुछ भी हो सकता है, Z10 भी हो सकता है, Z2 क्रॉस Z5 भी हो सकता है। ठीक है, और x नॉट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन G, मतलब x नॉट का क्या है, ऑर्डर 2 है। अब फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसे x ढूंढ के निकालो, मतलब x पे पावर 3 करने पे मुझे x नॉट ही आ जाए। मतलब अगर मैं x को x पे ऑपरेट करूं तो इसका ऑर्डर 2 ही रहे, तो ऐसे x कितने होंगे। तो अब देखो ये मैं मान सकता हूँ कि किसी बच्चे को अगर ग्रुप थ्योरी ठीक से समझ में नहीं आती है या फिर किसी को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है तो वो इन क्वेश्चंस में अटकेगा, तो इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ तो ऑब्वियस सी बात है 9th जैसा क्वेश्चन है ना, ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये उनके लिए जिन्होंने ग्रुप थ्योरी अच्छे से पढ़ी है। अच्छे से मतलब जिन्होंने मेरे से पढ़ी है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि चलो ठीक है ऑन द स्पॉट आपको नहीं याद आ रहा तो इस पे आ जाते हैं। अब ये इंटीग्रल कैलकुलस का वो क्वेश्चन है जो कि मैंने बताया था, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। और मैंने कहा था कि हर साल इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ऑब्वियस ही बात है मैं इसको डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 3e की पावर x स्क्वायर, मैं इसको सॉल्व करूंगा dy dx की फॉर्म में। लेकिन उससे पहले मुझे भाई इसकी लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी, तो लिमिट कैसे चेंज करूंगा, तो देखो सबसे पहले मैं इसका रीजन क्रिएट करूंगा। y जा रहा है आपका 0 से 1 और x कहां से कहां तक जा रहा है। अब देखो नीचे ये लिमिट है x इज इक्वल टू रूट वाई, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा दिखता है भाई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिखता है कुछ ऐसा, नहीं सॉरी उल्टा बना दिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिखता है कुछ ऐसा, और अपर क्या है, x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1। अब मुझे वो देखना है कि इन, अब देखो याद रहे ये है लोअर, एक मिनट रुको मुझे लगता है मैंने कुछ बनाने में गड़बड़ कर दी इसको, मैं दोबारा से इसको क्रिएट करता हूं। ठीक है, तो अगर मैं y एक्सिस पे खड़ा हूं तो y एक्सिस जा रही है 0 से लेकर 1 तक, और x कहां से कहां तक जा रहा है, x की लोअर है ये, मतलब समझो ये तो ये यहां से यहां तक है। ठीक है, अब x का लोअर है ये और अपर क्या है, अपर है x इज इक्वल टू 1। बताओ बिल्कुल, लेकिन अभी मैं आपको इस पेपर में बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो क्वेश्चन मैंने जो बताए आपको वो एग्जैक्टली आते हैं। देखो अब आपको लिमिट चेंज करनी है, अब आप ऑब्वियसली बात है अब आपको x चाहिए तो आप x पे यहाँ पे जाओगे, तो x देखोगे x जा रहा है 0 से लेके 1 तक, और y कहाँ, अब देखो x जा रहा है 0 से लेके 1 तक, और y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y जा रहा है y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बताओ
ये लिमिट चेंज करनी, क्योंकि ये लोअर क्या हो गया, लोअर हो गया y इज इक्वल टू 0 और अपर क्या हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बताइए मुझे, और आपको इसको सॉल्व कर लेना है। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 0 से 1 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर dx। और अभी देखो, अभी भी किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है या फिर दिक्कत देने वाला क्वेश्चन हो रहा है, ओ सॉरी ये 3x क्यू है, 3x क्यू है। तो भाई फिर तो मैं यही कहूँगा कि सिंपल सा है, x की पावर q को मान लो t, 3x स्क्वायर dx को मान लीजिए dt, x स्क्वायर dx को मान लीजिए 1/3 dt। अब देखो लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? जब x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू भी 0 रहेगी, x वैल्यू 1 थी तो t की वैल्यू 1 रहेगी। यह आ जाएगा 3 इंटू ई की पावर t, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 dt। इसको अब देखो 3 से 3 कैंसिल, e की पावर t को इंटीग्रेट करो, e की पावर t, तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, तो e माइनस 1 इट इज द आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो ये वो क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में बताए हैं और कहा है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको, हूबहू क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और देखो ये क्वेश्चन आ गया पिछले साल के पेपर में, और इसे पिछले साल के पेपर में नहीं आया, इस तरह के क्वेश्चन उससे पहले भी पिछले साल के पेपर में भी आए। आगे बढ़े हम, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अच्छा देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है, मैं आपको प्रॉपरली क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन 11 है, अब क्वेश्चन 11 जो है इसमें क्या है, इसमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, देखो ये क्वेश्चन फिक्स है। जब मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहा था तब भी मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका हर साल एक क्वेश्चन आता है। अब मुझे एक ये कर्व दे दिया है, ठीक है, और मुझसे पूछा गया बताओ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इनमें से किस पे मैच हो रही है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में क्या करते हैं, dy dx को रिप्लेस करते हैं किससे, माइनस के dx dy से, सही बात है। तो और ये आपका कर्व है, तो ये है y x स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा। तो भाई इसको जरा इंटीग्रेट करते हैं, पहले dy dx पर पहुंचते हैं। तो ये आ जाएगा dy dx एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब dx dy को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस के dx dy से। अब भाई मैं इस x को इस x से अगर काट भी दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dx dx इज इक्वल टू 2y dy। या फिर अगर मैं इसको माइनस का साइन करके वहां पे अगर मैं 0 ले आऊं इसको, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इंटीग्रेट भी करूंगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा 2 वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। ठीक है भाई साहब। अब अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा आपको, किससे मिलता जुलता है, देखो ये इससे मिलता जुलता है, ये इससे मिलता जुलता है, तो यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में क्या करना होता है, सिंपल ये रूल होता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का। वैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बार मैंने वहां पे पढ़ाया है, उसको देख जरूर लेना। हाँ तनु बताइए। हेलो हेलो, ओके। देखो मैं लौट फिर के एक ही बात बता रहा हूं, कम से कम 40 नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं पेपर में, लेकिन वो 40 नंबर दिए जाते हैं, मतलब देखो 40 भी नहीं, कम से कम 30 नंबर तो बिल्कुल फ्री के होते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन करी है ना तो आप वो मार्क्स इजीली ग्रैब कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था, मैंने 3 महीने के अंदर IIT JAM क्वालिफाई कर लिया था मेरे टाइम में। कैसे, मैं कोई सुपर जीनियस नहीं था, बस फर्क इतना था कि थोड़ी सी टेक्निक लगाई, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, और बस पेपर में ना सॉल्व करके आ गया, पहुंच गया IIT में। और मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं, जिनके पास टाइम कम होता है या फिर जो बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, या फिर यकीन मानो जो हर एक चीज कर लेते हैं। आपने वो लोग बच्चे देखे हैं, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने वो बच्चे देखे हैं जो क्रिकेट भी खेल लेते हैं, दोस्तों के साथ मौज मस्ती भी कर लेते हैं, बाहर भी घूमाते हैं, सारे के सारे शौक पूरे हो रहे हैं उनके, और फिर भी वो IIT में पहुंच रहे हैं।
बताओ मुझे, किसी ने अपने जीवन में किसी ऐसे लड़के को देखा है, या लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट, कोई भी बच्चा जो कि सारे शौक पूरे हो रहे हैं उनके, पूरे जिंदगी के मजे लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग आईआईटी में जा रहे हैं। और जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कभी कभी उनका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन जो मस्त मौला हरफन मौला टाइप लोग होते हैं उनका हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है? ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उनका ये है कि वो थोड़ा टेक्निक से खेल गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है। अब क्वेश्चन नंबर 12 ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हो सकता है एकदम से इसमें कोई बच्चा एकदम से दिमाग लगाया और उसको नहीं क्लिक हो कि ये कैसे सॉल्व होना है, तो चलो इसकी भी जरा मैं हिंट दे देता हूँ आपको। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, चलो मान लेते हैं ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, मान लेते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से देखूं तो देखो x dy dx इज इक्वल टू ln y अपॉन x इंटू y, dy dx इज इक्वल टू ln y अपॉन x इंटू y अपॉन x। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे? अगर मैं y अपॉन x को किससे रिप्लेस कर दूं? v से, तो y इज इक्वल टू vx, इस तरीके का कुछ पढ़ाया था मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये क्वेश्चन पलक झपकते ही सॉल्व हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं ना तो यकीन मानो। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये तनु, जो साल भर तैयारी करते हैं ना उनमें से मैक्सिमम बच्चों का हो जाता है सिलेक्शन, लेकिन कुछ बच्चे जो रह जाते हैं उनका रीजन पता है क्या होता है? कि वो है ना कभी भी क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं कर पाते। मतलब उनको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के लिए आपको ना सिर्फ ये सीखना है कि कैसे आपको क्वेश्चन पिक करना आना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हमें दोस्त चुनने आने चाहिए अच्छे, तभी अपनी स्कूल लाइफ अच्छी होती है। उसी तरह एग्जाम पेपर में आपको क्वेश्चन पिक करने आने चाहिए, तभी रिजल्ट अच्छा होता है। तो देखो मुझे बताओ, ये क्वेश्चन देखो दिखने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये ट्रिकी था, ये छुपा हुआ था इस क्वेश्चन में। अब y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू v, बताओ क्या ये सॉल्व नहीं हो पाएगा? चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी तक जो क्वेश्चन थे उनमें हर एक क्वेश्चन कैसा था? एक एक मार्क्स का था, ठीक है। अब देखो इसमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम लोगों ने, मैं आपको थोड़ा काउंटिंग भी दिखा देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिया था, मैंने कहा हो सकता भाई किसी को एकदम से क्लिक नहीं हुई, सीक्वेंस सीरीज का था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, अब मैंने ये छुड़वा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 10, देखो 8 मार्क्स तो आपने यहाँ पे सेव कर लिए पार्ट ए में। मान लो, ठीक है ना, मान लीजिए मैं ये मान के चल रहा हूं किसी बच्चे ने इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन गलत कर लिए, उसके मान लो 6 नंबर आ गए, ठीक है। अब जरा इस पे आ जाते हैं, मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन टफ था? +2 मार्क्स, यहाँ पे बिल्कुल फ्री के मार्क्स थे। आपको ज्यादा कुछ तो इसमें देखो, बच्चा फंसता कहाँ है? बच्चा फंसता तब है जब वो और चीजों को भी यहाँ पे देखने लग जाता है। अरे भाई आपको सीधा पूछा है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, आप सीधा dy dx को माइनस dx से रिप्लेस करो और आपको मैच कर लो। प्लस इसमें भी देखो, इसमें भी +2 मार्क्स बिल्कुल फ्री के। अगर किसी बच्चे को ये भी नहीं पता कि देखो y इज इक्वल टू एक्स को इज इक्वल टू v के बराबर रखेंगे और फिर इसको कैसे सॉल्व करना है, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि ये पढ़ाया हुआ है मैंने, इनफैक्ट यूट्यूब पे भी पढ़ाया है, पेड कोर्सेज में भी पढ़ाया है, और ये बहुत ईजी टेक्निक है। इनफैक्ट बीएससी में सिखाई जाती है ये। अब नंबर 13 क्वेश्चन, अब देखो 13 क्वेश्चन किसका है भाई? ये क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी का। मैं मान के चल रहा हूं अगर मैं एवरेज बालक हूं, ठीक है, तो हो सकता है मैंने ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ी हो इतने ध्यान से, कि ग्रुप थ्योरी अपने आप में काफी ज्यादा लेंथी और वास्ट है, ठीक है। मैं इसको स्किप कर रहा हूं, ठीक है, गलत करने से अच्छा स्किप कर दो। फिर मैं आऊंगा क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो कितना इजी है। क्वेश्चन नंबर 13 को स्किप करने का मतलब है कि एक बार मैं पूरे क्वेश्चन देख लूं एक बार अपनी आंखों से, फिर मैं 13 पे लौट के आ जाऊंगा फिर से। अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्यों भाई साहब, चालू हो जाए क्वेश्चन नंबर 14 पे? तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 14 में मैं अगर थोड़ा इसको ध्यान से देखूं तो
क्या ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको? dy अपॉन y माइनस 1 y माइनस 3 इज इक्वल टू dx। और इसको थोड़ा और ध्यान से अगर मैं देखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन वाई माइनस 1 वाई माइनस 3। और अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा ऊपर तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस के 3 प्लस के 1 माइनस के 1/2 टेक। बताओ, बताइए क्या ये सही लिखा है मैंने? बस इसको सॉल्व कर लेना था। तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं 1/2 1 अपॉन वाई माइनस 3 1 अपॉन वाई माइनस 1 dy इज इक्वल टू dx। बताओ, चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो अब मुझे अच्छे से पता है कि इसको सॉल्व करूंगा, देखो इस 2 को काम करते उधर पहुंचा देते हैं, ठीक है? तो वो हो जाएगा 2x, लेकिन ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा log y माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस सी। चलो मान लो प्लस सी भी आ रहा है यहाँ, ओके। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x की वैल्यू रखने पे आपको यानी कि फंक्शन y में आना चाहिए। चलो भैया, तो y माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस सी। बताओ, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? अब यहाँ पे इस y को सेपरेट कर लो। कैसे? एक काम करते हैं, मैं इसको अल्फा मान के चल रहा हूँ, ठीक है? वो आपको पता लगेगा कि y अल्फा माइनस अल्फा, और इसको मैं y को इधर लेके आऊं तो क्या बन जाएगा? y 1 माइनस अल्फा 3 माइनस अल्फा 3 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब भाई अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखूं, ये क्या बन रहा है? 3 माइनस ई की पावर 2x प्लस सी अपॉन 1 माइनस ई की पावर 2x प्लस सी। अब मुझे कंडीशन दे दी है यहाँ पे, एक देखो ध्यान से, छोटी सी कंडीशन दे दी है, मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो फंक्शन की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू 2 आनी चाहिए, ठीक है? x की वैल्यू अगर मैं 0 रख रहा हूँ, ठीक है, तो e की पावर 0 कहाँ होता है? 1 पे जाता है। तो सामने क्या आना चाहिए? सामने 2 आना चाहिए। तो देखो जरा, 2 आता हुआ दिख रहा है किसी को कहीं से? ये तो लगता है पूरा सॉल्व करवा के मानेगा क्वेश्चन को। चलो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं इसको इधर की तरफ ले आऊं, इसको इधर की तरफ ले आऊं, फिर टेस्ट सीरीज में बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं उसमें करेक्शन कर रहा हूँ आशीष। अच्छा ठीक है, मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा पूरे को, तो मुझे मेरा फंक्शन मिलेगा ये। देखो ये थोड़ा सा ऐसा नहीं है, टफ है, ये आसान है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन वाला खेल है। तो जब मैं इसको अच्छे से सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करने के बाद मुझे मेरा जो फंक्शन मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी अपने पेन पेपर पे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा मेरा फंक्शन y इज इक्वल टू मतलब y इज इक्वल टू 3 प्लस ई की पावर 2x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x। एक्चुअली मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, ये प्लस आएगा, सॉरी। हाँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। बताओ कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? अब आप रख रख के देख लो भैया, x की पावर ln 2 रखूंगा तो क्या आएगा, x की पावर माइनस इन्फिनिटी रखूंगा तो क्या आएगा, x की पावर ln 1/2 रखूंगा तो क्या आएगा। आपको एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ यहां तक पहुंचना था। बताओ मुझे, क्या ये कोई बहुत टफ काम था? अरे भाई कुछ तो बोलो। बताओ, आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं तक पहुंचना था। हाँ, वैसे आपको मैं ट्रिक बताऊं, ये था ना x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 2 आ रही है, तो x की वैल्यू 0 रखो और y की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पे। तो
2 माइनस 3 माइनस के 1, 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू, ये क्या आ रहा है, e की पावर c, और आई थिंक ये आएगा आपका k। तो एक काम करते हैं, देखो e की पावर c की वैल्यू -1 आई है, तो यानी कि अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, प्लस c की जगह इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू -1 यानी कि -e की पावर 2x। कितने बच्चों को समझ में आई ये बात? इसकी वैल्यू -1 आ रही है ना, तो लो लिख दिया मैंने। तो एक्चुअल में आपका ये निकल के आ रहा है y-3 अपॉन y-1 इज इक्वल टू -e की पावर 2x। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का खेल था, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का, और कैलकुलेशन भी इजी थी, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। और इसका आंसर आपको a b c d में से, अब तो ऑब्वियस ही बात है ना, यहाँ से y से आप ये फंक्शन आ जाएगा। अब आप इसमें रख के देख लो कि 14th में कौन कौन सा ऑप्शन सही है, कौन कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी आएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो +2 मार्क्स देखो यहाँ पे भी। फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब देखो 15 वाला जो है ना, लीनियर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन का है, कुछ भी हो जाए नीचे वाले में कभी 0 0 नहीं आना चाहिए, अगर मुझे चाहिए हैज अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की बात चल रही है, हैज अ सॉल्यूशन का मतलब है कि आपको सॉल्यूशन यूनिक मिले चाहे इनफाइनाइट मिले, डजंट मैटर, आपको सिर्फ और सिर्फ किससे बचना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बचना है 0 रो से, कुछ भी हो जाए 0 रो, क्योंकि सामने आ गया 0 भाई, ये एम है, सामने आ गया 0 और यहां आ गया नॉन 0, तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको एक काम करते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है कि किसी बच्चों को ऐसा लगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कोई बात नहीं, आगे और भी बहुत सारे इजी क्वेश्चंस हैं, हम उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, मतलब हर एक क्वेश्चन पकड़ने की जरूरत नहीं होती है, कई बार क्या होता है ऐसा दिल बड़ा करके आगे बढ़ जाना चाहिए। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी नहीं होता है, कुछ क्वेश्चंस स्किप करने के लिए होते हैं। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है कि x की वैल्यू क्या रखूं मैं कि मुझे ये याद है, क्या आपको ये याद है कि m की पावर 3 0 1 1 कैन बी रिटन एज 5 की पावर 3 0 1 1। देखो देखो उसको ध्यान से, इसका मतलब जो 5 है, अगर आइगन वैल्यू -2 और 3 आइगन वैल्यू है m की, तो तीसरी आइगन वैल्यू कौन है, तीसरी आइगन वैल्यू 5 है। अब यहां पे सॉरी, ये लैम्बडा क्यू इज इक्वल टू 5 की बजाय लैम्बडा की वैल्यू +5 भी हो सकती है और -5 भी हो सकती है। लेकिन मैं इसको पता कैसे करूंगा, मैं इसको पता ऐसे करूंगा कि मैं देखूंगा इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, कि बेसिकली जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। तो समझदार बालक इस ऊपर वाली रो को चुनेगा -2, और इसमें क्या आ जाएगा 2x +3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। अब मुझे साफ साफ दिख गए यहाँ पे तीनों आइगन वैल्यूज, -2 है, 3 है और 5 है। तो एक काम करते हैं, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा होल्ड पे छोड़ते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ बात हो रही है देखो x इज इक्वल टू 5 की, तो मैं लैम्बडा की वैल्यू 5 लेके चलूंगा यहाँ पे। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ किसी को? तो देखो, तो ये आ जाएगा कितना, -2 × 3 × 5। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? अब x की वैल्यू अगर मैं 5 उठाता हूं, एक मिनट रुको, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ और इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या? ओके, एक काम करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाते हैं आपको, आई थिंक वो बेस्ट रहेगा, अदरवाइज दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों को। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और आसान तरीका सिखाता हूँ आपको।
ये तो वो था जो मेरे को आंखों के सामने दिख रहा था, ठीक है, लेकिन एक और है इसका और भी सॉलिड तरीका। नहीं रुक जाओ, मुझे एक बार देखने दो क्या। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे ये -2 से -2 गया, 3 पंजे 15, 2x इज इक्वल टू 15 -3, x की वैल्यू कितनी आ गई 12, x की वैल्यू आ गई 6। पहले मुझे बताओ यहाँ ये कितने लोगों को समझ में आया? देखो सिंपल था ना ये, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, तो x की वैल्यू 6 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 5 तो स्टुपिडिटी है, क्योंकि एक्चुअल में बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो लैम्बडा 5 आ रहा है वो उसको x की वैल्यू समझ लेते हैं। नहीं भाई, वो आइगन वैल्यू है, ये x कंपोनेंट है, तो कुछ भी हो जाए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो दूर से रॉन्ग होगा, क्योंकि x की वैल्यू 6 होगा, ठीक है। अब मुझे देखना है कि m² प्लस m क्या इन्वर्टेबल होगा। इन्वर्टेबल होने के लिए जरूरी क्या है कि तीनों की तीनों आइगन वैल्यू कैसी होनी चाहिए भाई साहब, नॉन जीरो होनी चाहिए। तो m की एक आइगन वैल्यू क्या थी बताओ, -2, तो मतलब जब इसकी आइगन वैल्यू -2 थी, दिखाता हूं, m के पास 3 लैम्बडा थे, कौन कौन से थे भाई, लैम्बडा एक तो इसके पास लैम्बडा था -2, एक था 3 और तीसरा निकल के आया था 5। अब मुझे ढूंढना है m² प्लस m। अब इन्वर्टेबल होने के लिए तीनों की तीनों आइगन, देखो इन्वर्टेबल होने का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट शुड बी नॉन जीरो। डिटरमिनेंट नॉन जीरो का मतलब क्या है, सारी सारी आइगन वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नॉन जीरो। रख लो, तो इसका स्क्वायर करूंगा, ऐड करूंगा तो कितना 2, इसका स्क्वायर करूंगा 3 ऐड करूंगा, 3 3 और 3 12, 25 और 5 20। भाई तीनों की तीनों आइगन वैल्यू नॉन जीरो, इसका मतलब इन्वर्टेबल होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब यहाँ पे आपको बेसिक बेसिक नॉलेज, सिर्फ और सिर्फ बेसिक बेसिक नॉलेज, सच में सिर्फ और सिर्फ बेसिक बेसिक नॉलेज। बताइए, बताओ मुझे। देखो आईआईटी बहुत पास है आप लोगों के, समझो इस चीज को। मैं ना आपको ये पेपर सॉल्व करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता लगे कि पेपर बहुत इजी था, पेपर सच में इजी था पिछली साल का भी। some mistakes हैं बस। ओके, काम करते हैं, मैं ना एक बार करेक्शन कर दूंगा, ठीक है ना। मैं उनमें करेक्शन कर रहा हूँ जो मैंने उसमें जो दिए हुए ना छोटे छोटे पेपर हैं जो टेस्ट सीरीज, बाकी एफएलटीज तो मैं उनमें तो कोशिश करिएगा तो कोई गलती ना हो। अच्छा आगे बढ़े अब। देखो क्वेश्चन नंबर 16 कितना इजी था, अब क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट व्हिच फंक्शन एज लोकल मिनिमा। अब देखो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैसे पता करते थे, डबल डेरिवेटिव से, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, मैं इसमें वापस लौट के आऊंगा। पहले मैं उन क्वेश्चंस को पकड़ूंगा जिनमें कि बहुत आसान है इनको सॉल्व करना। अब देखो, अब बात आती है इसकी, तो अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखूं, मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है कि x1 और xy, एक्चुअल में ये सीरीज की बात चल रही है, समीशन -1 की पावर n cos 1/n। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान से सोचो कि cos, अगर मैं इसका मॉडुलस देखूं भाई, इसका मॉडुलस होता है 1। क्या ये जो है, ये पता है आपको, ये +1 -1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, मतलब -1 +1 0, और फिर -1 मतलब 0 और -1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। ये कैसा होगा, ये कन्वर्जेंट कभी नहीं होगा, क्योंकि इसके समीशन की वैल्यू कभी फिक्स आएगी कि नहीं, नॉट कन्वर्जेंट। फिर आता है ये समीशन 1/n प्लस के। अब भाई k की वैल्यू, अब k क्या है, k एक कांस्टेंट है जो कि बदल रहा है बार बार, लेकिन वेरिएबल कौन है, n, तो दिस इज सिमिलर टू 1/n। मुझे बताओ बाय पी टेस्ट क्या कहोगे इसके बारे में, क्या ये कन्वर्जेंट है, बताओ मुझे, क्या ये कहीं से कन्वर्जेंट दिख रहा है, नहीं ये कन्वर्जेंट नहीं है। इसका मतलब दोनों में से कोई भी कन्वर्जेंट नहीं है। अब देखो फिर मैं वही कहूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा टफ लग रहा था, अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन में टाइम लगाता ना मैं इस पे, तो इस पे टाइम जाता मेरा। ये देखो ये फट से सॉल्व हुआ है, बताओ क्या लगाया इसने कोई टाइम, नहीं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब जरा 19th वाले पे आते हैं। अब देखो 19th वाले को मैं जरा ध्यान से देखूं तो इसमें सीक्वेंस सीरीज का सा क्वेश्चन लग रहा है, और इसमें अगर मैं थोड़ा सा भी टाइम लगाऊंगा तो मुझे ऑब्वियस ही बात है, मुझे आइडिया तो लग ही जाएगा ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या बाउंडेड है, मुझे सिर्फ इतना ही तो पता करना है।
ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, बाउंडेड, तो काम करते हैं मैं इसको थोड़ा सा अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ मैंने आपको सीक्वेंस सीरीज सारी की सारी करवाई नहीं है, जो कि बिल्कुल सच है, मैं इस बात को मानता हूँ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। और देखो उसका रीजन क्या है कि मैं अभी अभी इंडिया में आया हूँ, ठीक है। आपको लग रहा होगा ना पिछले कुछ दिनों से मैं जैसे क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, उसका रीजन है कि अभी अभी इंडिया में आया हूँ, और जिस जगह से मैं आया हूँ ना वहाँ पे जो AQI है, मतलब जो हवा है बहुत ज़्यादा साफ है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरे कफ में ऐसा काले काले स्पॉट आने लग गए। तो उसका रीज़न है कि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी हो रहा हूँ। आशीष आई थिंक 18 के आसपास जाती थी कट ऑफ मेरे टाइम में, अभी कम हो गई तो मैं कह नहीं सकता हूँ एनबीएचएम की इंटरव्यू की, बट ठीक है अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। देखो 19th वाले क्वेश्चन को, इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता करना है। वैसे तो देखो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, नॉट इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, नॉट डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। इसके दो चीज़ें हैं, आप x1 की वैल्यू पता कर लो कितनी आ रही है, समझ रहे हो। x1 की वैल्यू आ रही है 5/2, x2 की वैल्यू पता कर लो कितनी आ रही है, x3 की वैल्यू पता कर लो, x4 की वैल्यू पता कर लो। आपको हैंड टू हैंड पता लग जाएगा इंक्रीजिंग जा रहा है या डिक्रीजिंग जा रहा है। सीरियसली इसकी ऐसे क्वेश्चंस की ये ट्रिक होती है, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब आप वैल्यू पुट कर करके देख लो, आपको सीधे पता लग जाएगा ये डिक्रीजिंग जा रही है, ये वैल्यू डिक्रीजिंग है, मतलब ये कम होती चली जाएंगी वैल्यू, ये डिक्रीजिंग जाएगी। फिर मुझे चेक करना है क्या ये बाउंडेड है, ठीक है, फिर मुझे चेक करना है क्या ये बाउंडेड होगा। तो अब सबसे जरूरी बात कि ये जा रहा है 5/2 की, 5/2 से, अब ये मैक्सिमम लोअर कितना जा सकता है। अब ऑब्वियसली बात है अगर मुझे बाउंडेडनेस चेक करनी है तो मैं यही तो देखूंगा कि भाई रियल लाइन पे आप 5/2 से पीछे की तरफ जा रहे हो, तो मुझे आपका लोअर बाउंड पता करना है कि लोअर बाउंड कितना होगा। इसका एक्चुअल में लोअर बाउंड होगा 2, लेकिन मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा बाद में। इतना तो पता लग गया डिक्रीजिंग है, तो नॉट डिक्रीजिंग ऑप्शन ये गलत हो गया, नॉट एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ये सही हो सकता है, और ये गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इनमें से आपको एक पता करना है। होता है कई बार हम तुरंत पता लगा लेते हैं दो में से एक कंडीशन का, कि अब मुझे बाउंडेडनेस समझ नहीं आ रही है, तो डोंट वरी मैं प्रॉपरली करवाऊंगा इसको, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन बिना पढ़ाए आपको कुछ भी जवाब देना तो वो तो खतरनाक हो जाएगा मेरे लिए। ओके अब देखो ये जो क्वेश्चन है x1 की वैल्यू 2 है। अब मुझसे यहाँ पूछा है कि फॉर विच कंडीशन इसमें से कॉशी सीक्वेंस ये कॉशी है या नहीं है। तो कॉशी के लिए भी एक रूल होता है, ठीक है, वो मैं आपको करवाऊंगा, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। कॉशी का रूल ये होता है कि कॉशी का रूल ये होता है f ऑफ xn + 1 माइनस f ऑफ xn, मतलब f ऑफ xn + 1 should be less than equal k times of xn + 1 minus xn। आपको ये k शुड बी फिक्स फाइनाइट वैल्यू, मतलब k शुड बी कोई स्केलर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉर सम k, तो ये कॉची कन्वर्जेंस की कंडीशन होती है, बस मुझे वो लगा लगा के देखनी है यहाँ पे क्या है। उससे पहले मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, उससे पहले मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा और देखूंगा कोई और भी क्या यहाँ पे और भी इजी क्वेश्चंस हैं। देखो वही कह रहा हूँ, हर क्वेश्चन से नहीं अटकना होता है, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ना होता है। अब ये क्वेश्चन है 3 की पावर n, समझ रहे हो, x अपॉन n की पावर 3। अब मुझे पता करना है कि कौन सा कन्वर्जेंट, मतलब xn और yn आपको दी हुई है, ठीक है। तो xn हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस एंड नो सबसीक्वेंस yn कन्वर्जेंट, मतलब मुझे, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई ये जो है ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकते हैं, तो मुझे अभी भी और इजी क्वेश्चंस की तलाश में जाऊंगा, ठीक है। अब ये देखो ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में डिफाइन किया गया है इसको, है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई ये समझने में थोड़े से टफ है, लेकिन बहुत आसान है, इनको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, इनके सॉल्यूशंस आपको दे दूंगा मैं करके, ठीक है। अब देखो ये 23rd वाला है, ये सीधा सीधा नोट्स से आया हुआ क्वेश्चन, सीधा सीधा नोट्स से आया हुआ क्वेश्चन है, ये ग्रुप थ्योरी सीधा सीधा नोट्स से आया हुआ क्वेश्चन है, बट ठीक है मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे कि हो सकता है कि इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो, तो आपको
समझ में नहीं आया एक बार को, बड़ी सीधा सीधा नोट्स आया क्वेश्चन। फिर आता है 24 पे आते हैं। 24 भी दिखने में थोड़ा टफ लग रहा है मुझे, है ना, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ चीजों को। जैसे 24 भी दिखने में थोड़ा अजीब-गरीब सा लग रहा है। इसमें कर्नल ऑफ F1, कर्नल ऑफ F2 और कर्नल ऑफ F3 इनमें रिलेशन पूछा है, और ये नलिटी के बारे में पूछ लिया है। तो लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ऐसा लगेगा कि सर नहीं थोड़ा सा टफ जा रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। ओके, अब आते हैं जरा इस पे। अब ठीक है 25, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लगातार 10-15 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं ना जो सॉल्व नहीं हो रहे हो, तो बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है एकदम से। अब मैं कहूँगा भाई ये भी थोड़ा सा अजीब-गरीब सा लग रहा है, इसमें टाइम टेकिंग लग रहा है। अब फिर मेरा दिमाग जाएगा इस पे। अब मैं कहूँगा ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। आप मुझे बताइए कि 1/x2 x3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं, रुको, देखो यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आसान है। मुझे यहाँ पे दिया हुआ है xn + 1 - xn = 4। ध्यान से देखो इसको, ये आपको गिवन है। अब आपसे पूछे ये कि भाई ये बताओ। अब जब भी आपको इस तरीके से दिख जाए तो समझ जाना ये आपस में कटेंगे, ये आपस में कटेंगे। इनको डायरेक्ट सॉल्व करना तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो मेरे दिमाग में आएगा हाँ ठीक है, मैं इनको आपस में कैंसिल करूंगा, लेकिन कैंसिल करूंगा कैसे? अब दिमाग में आएगा एकदम से ये, देखो आप कि, और हाँ मुझसे पूछिए x1 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू से पहले जरा ये देखो कि इसको सॉल्व करने पे मिल क्या रहा है आपको। तो अगर मैं देखूं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके, अब अगर मैं देखूं 1/x2 x3 को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? x3 - x2 x3, बताओ। आई थिंक मैंने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया है। हाँ, 1/x3 minus 1/x2 minus 1/x3 can be written as x3 minus x2 upon x2 x3। और मुझे पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू तो 4 है। ये देखो n की वैल्यू कुछ भी हो, हमेशा इनका जो 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 xn + 1 - xn की वैल्यू 4 आएगी। इसकी वैल्यू 4 है, इसका मतलब मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर इसको यहाँ से हटाऊं तो आपको समझ में आ रहा है ये कैसे, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कैन बी रिटन एज 1/4। और 1/4 को अगर मैं बाहर की तरफ निकालूं तो ये क्या आ जाएगा? 1/x2 - 1/x3 प्लस 1/x3, अब इसको देखो, -1/x4 प्लस 1/x4 - 1/x5 प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1/24। अब अगर मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करूँ तो देखो ये आपस में करते चले जा रहे हैं। यहाँ से सिर्फ मुझे x2 की वैल्यू दिखेगी, 1/4x2 इज इक्वल टू 1/24। x2 की वैल्यू कितनी आ रही है भाई बताओ जरा? 6 × 24, 6 आ रही है। और रिलेशन यहाँ पे दिया ही है कि अगर मैं x2 minus x1 करूंगा तो 4 आ जाएगा। तो मुझे बताओ जरा x1 की वैल्यू कितनी आ रही है अकॉर्डिंग टू दिस? 6 में से क्या घटाऊं? 4 आ जाएगा। ऑफ कोर्स 2। देखो ये क्वेश्चन आसान था। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ भटकाने की कोशिश करता है, आपको वो कुछ ना कुछ, ठीक है। मुझे बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? इस तरह के देखो, अगर इस तरीके से सीरीज दिखेगी ना आपको, तो उनको सॉल्व करने का तरीका यही होगा जो आपस में कैंसिल होते चले जाते हैं। तरीका तो यही है, यहीं से होके निकलना है सबको, ठीक है। अब आते हैं जरा इस पे। अब इसमें देखो, अब ये दोबारा से लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस पे पहले मैं आपको प्रॉपर्ली करवाऊंगा। मैं मान के चल रहा हूँ आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, फिर बात आते हैं इस पे। लेकिन भाई इंटीग्रल इक्वेशन तो पढ़ चुके हो ना आप। अब इसको सॉल्व करने के देखो, पहले ये देखो ये बन क्या रहा है। ये 3D में है जो भी है,
अब यहाँ पे बात हो रही है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, समझो, तो ये एक सर्कल है और z क्या है, z आपकी रेडियस है। इसका मतलब z अगर जीरो होगा तो x और y के कोऑर्डिनेट्स भी जीरो होंगे, लेकिन जैसे जैसे z बढ़ेगा वैसे वैसे x और y क्या होंगे, ऊपर की तरफ सर्कल बनाते चले जाएंगे इस तरीके से। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये ऊपर एक कोन जैसी शेप बनेगी, ये कोन जैसी शेप बनेगी ऊपर एक। क्यों? जैसे जैसे z ऊपर की तरफ जाएगा x और y भी बढ़ते चले जाएंगे। और ये आपका z है, z इज इक्वल टू 4, ये रहा, समझ रहे हो, z इज इक्वल टू 4, ये रहा प्लेन, z इज इक्वल टू 4। और मेरे से कहा कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, मतलब हमसे कहा गया है कि भाई ये बाउंडेड है कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब मुझे कोई कहे भाई पता लगाओ सर जी इसके बारे में कि ये इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम किससे निकाल देते, डबल इंटीग्रेशन से। तो यानी कि ये निकलेगा dx dy dz। तो सबसे पहले तो z पे लगाते हैं भाई। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले z को देखते हैं, भाई z तुम कहां से कहां तक जा रहे हो, ठीक है। तो z बोलेगा कि ये z स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इसको सॉल्व खुद से करना चाहोगे या मैं सॉल्व करवाऊं? देखो, हो सकता है ये इतना आसान ना लगे आपको सॉल्व करते हुए, ठीक है। अगर ये किसी बच्चे की समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये सोच के बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको समझ में हो सकता है ये समझ में आ जाए। अच्छा, z की वैल्यू 4 जा रही है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है मैक्सिमम 4। तो आपका जो, अगर मैं यहाँ पे रखता z, तो मतलब कैसे समझाऊं, मतलब x और आपका जो y है इसका डोमेन क्या है, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा बाद के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि अगर आपको इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहोगे तो मुझे dz को आगे लेके आना पड़ेगा और dx dy को पीछे। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में जा रहे हैं। तो z बोलेगा भैया हम जा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, हम जा रहे हैं आर स्क्वायर से लेके, मतलब z से लेके 4 तक। भाई z की वैल्यू कहाँ से, z से स्टार्ट हो रही 4 तक जा रही है। लेकिन मुझे लगता है इस क्वेश्चन को अभी के लिए मैं ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन अगर आपकी इसको देखोगे ना तो ये कुछ ऐसा जाएगा, dz और dx dy को मैं कन्वर्ट कर दूंगा r dr d थीटा में। जो z है वो जा रहा है आपका आर स्क्वायर से लेकर 4 तक, रेडियस जा रही है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि z की वैल्यू 4 है। और यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि r की वैल्यू मैक्सिमम 4 जाएगी, 2 जाएगी, 2 स्क्वायर। और आपका जो थीटा है वो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 2, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, अपर फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप इसको सॉल्व करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ एक एवरेज बच्चे के लिए इसको सॉल्व कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं यहाँ से अपने मार्क्स काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि सर यहाँ से तो मेरे पे नहीं हो पाएगा, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैं ठीक है भाई, आगे चल लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट, अब आते हैं जरा इस पे, yx is equal to this and this। तो अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो इस तरह के चीजों को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, पूरे को डिफरेंशिएट कर दूं मैं। फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ अपर लिमिट का डेरिवेटिव, तो यानी कि फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एफ ऑफ यानी फाई ऑफ 0 इंटू 0 का डेरिवेटिव 0 प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये यहाँ पे बन रहा है फाई डैश एक्स माइनस फाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसको सॉल्व करना था यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इसी को सॉल्व करना था यहाँ पे। खैर, हो सकता है कि किसी बच्चे को ये समझ में ना आए कि ये कुछ ऐसा है कि देखो y डैश माइनस के y इज इक्वल टू cos x, ये इसकी हिंट है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि एवरेज बच्चे के लिए इसको सॉल्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है।
तो मैं कहूँगा चलो बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपके हाथ में आ जाएगा y की यानी कि 5x, 5x को यहाँ रख देना है और आपको आपका आंसर निकाल लेना है। प्लीज मुझे बताइए यार, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि सर आप बहुत फास्ट जा रहे हो, हवा भी नहीं लग रही हमें, तो किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा ना यहाँ पे? क्योंकि जब आप 5x की वैल्यू निकालने जाओगे ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो पता y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 1/2 e की पावर x माइनस के 1/2 cos x प्लस 1/2 sin x। आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा और यही आपका 5x है। इसको यहाँ रख देना है आप, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सिंपल ओडी का क्वेश्चन था ये। यहाँ पे क्या अगर आप ऐसा होता है कि इस तरह की जब लिमिट फंस जाती है ना तो उनको ऐसे सॉल्व करते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से जीरो, मतलब मान लो यहाँ दिया हुआ है लिमिट दी हुई है, लिमिट दी है z1x से लेके z2x और यहाँ दे दिया है आपको f ऑफ t इंटू डी टी। तो उसको सॉल्व ऐसे करते हैं, दोनों तरफ डेरिवेटिव करके f ऑफ अपर लिमिट यानी f ऑफ अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस f ऑफ लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। तो वही मैंने यहाँ पे किया था, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई देखो ये हो सकता है कि एवरेज बच्चे को ना हिट हो एकदम से कि सर ये आप कहाँ कैसे पहुंचे। ठीक है, मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं पहुंचूंगा 30 वाले। भाई 30 वाला टफ है, टफ का मतलब ये है कि मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा सा आपके लिए टाइम टेकिंग हो सकता है। अब आते हैं 31। याद करो जब मैं आपको पढ़ा रहा था ओके देखो 31, अब 31 में देखो जब मैं आपको पढ़ा रहा था फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल तो मैंने आपको बताया था लिमिट निकालना सिखाया था। देखो इसका लिमिट क्या, पहले y पे लिमिट लगानी है फिर x पे लिमिट लगानी है, फिर यहाँ पे पहले x पे लिमिट लगानी है फिर y पे। पहले देखो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि भाई इस तरह की लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या, तो जरा चेक करते हैं। चलो अगर मैं इस पे लिमिट लगाऊं y पे 0, अगर मैं लिमिट लगाऊं इस पे y पे 0 तो क्या बचेगा, अगर लिमिट लगा दूं y टेंस टू 0 तो बन जाएगा 0 प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस, तो यानी कि 0 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर पे लिमिट लगाने से पहले ही 0 हो गया, तो यानी कि भाई ये तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब आते हैं जरा इस पे, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो पहले x पे 0 लगाऊं। अगर मैं x पे 0 पे लगा दूंगा लिमिट x टेंस टू 0 आपके f ऑफ x कॉमा y, तो पता है क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ y की पावर 1 आ जाएगा। अब लगा दो लिमिट y टेंस टू 0, पीछे लगा हुआ है, तो इस पे लिमिट लगेगी y टेंस टू 0 तो ये भी 0, यानी कि ऑप्शन ए तो भाई करेक्ट हो रहा है। बताओ मुझे कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ किसी को? बताओ बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? अब आ रहा देखो, अब बात आ रही है एग्जैक्टली वन। अब देखो पार्शियल अब देखो ऑप्शन बी कह रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव दिस एंड दिस एग्जिस्ट एट 0। मैं आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना सिखाया है, आपको यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव देखने हैं। अब मान लो इन दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ऑप्शन सी 0 हो जाएगा। और दिया हुआ एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो आप एक बात बताओ, डिफरेंशियबिलिटी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि पार्शियल डेरिवेटिव्स का 0 होना, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स का एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है। याद है किसी को? भाई डेरिवेटिव्स में अगर मैं निकाल रहा था एफ ऑफ एच कॉमा के माइनस एफ ऑफ 0 कॉमा 0 इज इक्वल टू ए इंटू एच प्लस बी इंटू के
प्लस जी ऑफ एच इंटू के अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाला रूल बताया था मैंने। और मैंने बताया था कि ये क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव्स होता है। ये होता है एफ एक्स, ये होता है एफ वाई। अगर मान लो एक भी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो आपको सिर्फ ये पता करना है कि क्या दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको रिसेंट में करवाया है। पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, ये भी फ्री के नंबर थे, ये बिल्कुल फ्री के नंबर थे। ऑप्शन बी, सी और डी आपको क्रॉस चेक करने हैं। ठीक है, अब देखो ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में यहां पे रॉन्स्किन के बारे में पूछ लिया, समझ रहे हो, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में। तो एक काम करते हैं, हो सकता है यहाँ पे किसी बच्चे का एकदम सा दिमाग उड़े कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या है। तो मैं काम करूंगा कि भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे देखते थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे देखते थे कि अगर मैं इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इक्वल हो जाएगा। मतलब मान लो अगर मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर m इंटू ओमेगा का, तो बनने वाला जो पूरा m है, कंप्लीट m, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगा। बताइए मुझे, आपको इतना तो याद है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन सेटिस्फाई होती है अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हो तो। दूसरी चीज ये आपसे पूछी रॉन्स्किन के बारे में, रॉन्स्किन के बारे में आपकी क्या सलाह है। तो मैं कहूंगा हो सकता है भाई रॉन्स्किन एक एवरेज बच्चा नहीं कर पाता है, उसको इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो काम करते हैं इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आते हैं 33 पे। 33 के बारे में क्या ख्याल है आपका, सोच के देखो, क्या 33 कुछ जाना पहचाना सा क्वेश्चन लग रहा है आप लोगों को। देखो 33 को जाना पहचाना सा क्वेश्चन लग रहा है आपको। अरे भाई कुछ तो बोलो। आप जब ऐसे शांत होते हो ना तो मेरे मेरे दिल की धड़कन रुक जाती है थोड़ी देर के लिए, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत सलत तो नहीं बता दिया। 33 जो क्वेश्चन है ना, ये है आसान और बहुत प्यारा क्वेश्चन। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ये आपको, कहीं देखा देखा सा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना है आपको, इसको। अगर मैं y का मल्टीप्लाई कर दूं उस पूरे में अपॉन में, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हिंट दे रहा हूं कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। चलो इस क्वेश्चन को आपके लिए नहीं छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूं। नहीं, इस क्वेश्चन को, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब ये इतना इजी क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप खुद से सॉल्व करो, ये फ्री के मार्क्स है। और मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसमें जरूर इस क्वेश्चन को डालें। अब देखो बात आती है फिर दोबारा से घूम फिर के पार्शियल डेरिवेटिव्स। आप अब देखो लिमिट निकालनी है, अरे वाह अब तो लिमिट निकालनी है। मुझे देखना है कि भाई क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो किसकी इक्वल होगी, क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले जरा देखें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। अगर मैं, अब देखो यहां पे लिमिट एग्जिस्ट करे उसके लिए क्या करना चाहिए बताओ मुझे जरा। मैं y को y इक्वल टू mx रख दूंगा। देखो सिंपल है, आप क्या करो, आप यहाँ पे फंक्शन आपको दिया हो ना, आप कोई भी कर्व पकड़ोगे, कर्व से क्या होता है ना, ये दोनों के दोनों वेरिएबल एक ही कर्व में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ लिमिट मैं रख रहा हूँ y इक्वल टू mx रख रहा हूँ, ठीक है। तो लिमिट, तो x पर लिमिट चली जाएगी सारी की सारी, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स y इक्वल टू mx, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर
वन प्लस एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब देखो अगर आप एक्स पे लिमिट लगाते हो तो ये जीरो पे जाएगा, तो यानी ओवरऑल लिमिट जीरो पे जाएगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन सी और डी में से भी क्रॉस चेक करना जरूरी है कि भाई क्या ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी तक पहुंचना है, आपको ये तो पता लग गया कॉन्टिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबिलिटी निकालने से पहले आप ये देख लो क्या इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या। कितने लोगों की बात समझ में आ रही है? आप सिर्फ और सिर्फ ये पता कर लो क्या इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। और पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको निकालना मैंने सिखाया है, तो मैं चाहूंगा कि आप चेक करो क्या fx और fy एग्जिस्ट कर रहे हैं एट 0 0 और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। दोनों की दोनों पता कर लो कि ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। 99% केस में क्या होता है ना, ये फेल हो जाते हैं। और आपको पता है ये पार्शियल डेरिवेटिव्स फेल होते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये फ्री का क्वेश्चन था, फ्री के नंबर थे इसमें। अब देखो नंबर 35। अब देखो 35 में क्या, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्यों? आपको पूछा कि ये चार वेक्टर एल आई है, भाई इन चारों को एक मैट्रिक्स में डाल दो। 1 0 0 -1 0 2 0 माइनस के 1 0 0 1 -1 0 0 0 1। ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है इस क्वेश्चन की रैंक कितनी है, तो भाई ये तो एल आई है ये तो एल आई है। अब मेरा दिमाग जाएगा बी वाले पे। अब बी वाले में क्या है, आपको u1 माइनस u2 निकालना है। तो पहले मैं u1 माइनस u2 करूंगा, यहाँ लिखूंगा उस वेक्टर को, फिर दूसरे वेक्टर यहाँ यहाँ यहाँ, और फिर चेक करूंगा क्या ये चारों के चारों एल आई आ रहे हैं। मतलब ये कैसा है, ये सिंपल कैलकुलेशन है। सिंपल, आपको चार मैट्रिक्स बनानी है, चारों की चारों को क्रॉस चेक करना है। और ये बहुत ज्यादा सावधानी वाला क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपने अगर थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर भटका आपका, तो कैलकुलेशन गलत होने के फुल चांसेस हैं। अदरवाइज ये फ्री के क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स हैं। बताओ, फिर आते हैं किस पे, फिर आते हैं इस पे, क्या ये कन्वर्जेंट होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बाय पी टेस्ट इट इज कन्वर्जेंट। बताओ मुझे, क्या आपको दिख रहा है कि कन्वर्जेंट है? ये कन्वर्जेंट है। लेकिन इसमें एक से ज्यादा करेक्ट आंसर है। देखो सबसे पहला, क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी? बिल्कुल सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, ठीक है ना। फिर आती है बात सीरीज की। ओके, एज अ सीक्वेंस दिस इज कन्वर्जेंट, बट अगर मैं एज अ सीरीज जाऊं तो सीरीज वेट, हाँ अब देखो ध्यान से, ये सीरीज के अंदर सीरीज डाल लेंगे, देन इट विल नॉट कन्वर्जेंट। एक काम करते हैं, ये वैसे तो फ्री के क्वेश्चन है लेकिन इसको अभी छोड़ देता हूँ। देखो क्योंकि सीक्वेंस सीरीज का, सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस मैंने आपको करवानी है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अगर मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा तो वो बेईमानी होगी। खैर, अब आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 37 पे। अच्छा एक बार मार्क्स कैलकुलेट करें जरा, हम 36 तक आ गए ना। तो देखो यहाँ पे फ्री के 2 मार्क्स थे, 2 और ये 2 4 और 2 6 8 8 और 2 कितने हो गए भाई साहब, 8 और 2 10। इसको छोड़ देते हैं, 10 और 2 12, 12 12 12 12 और 2 14 को 14, और यहाँ भी 2 कितना हो गया 16, और यहाँ पे कितना हो गया ये, नहीं ये नहीं सॉल्व किया था, हाँ ये सॉल्व किया था। 16 और 2 18, 18 और 2 18, और ये 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24। आप समझ रहे हो 30 मार्क्स तो यहीं क्रॉस कर गए हो आप लोग। और जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं ना, जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं,
ये सारे के सारे इजी क्वेश्चन थे। पहले तो मुझे ये बताओ कि आप लोग इस बात से सहमत हो? अभी तक पूरा पेपर मैंने पहुंचा भी नहीं हूं, अभी तक पूरा पेपर देखो, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था इसमें। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने वो क्वेश्चन सारे स्किप करे हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जो है ये एक एवरेज बच्चा नहीं कर सकता। जहां जहां मुझे डाउट हुआ है वो क्वेश्चन मैंने हाथ भी नहीं लगाया है, मैं तुरंत आगे बढ़ गया हूँ। देखो मैं दोबारा आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या आप लोगों को इस बात से तो मानते हो ना कि आप लोग की ये जो क्वेश्चन जो थे, मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जो सच में बहुत इजी थे। हेलो 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 अजय, हेलो हेलो, क्या हाल चाल विवेक, कैसे हो? मैं आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। कहाँ पहुंचे अभी? हेलो मुझे भी यही डाउट हो रहा है। एक मिनट का ब्रेक लेंगे अभी हम। यस, आगे बढ़े हम। बिल्कुल सही। देखो मैं ना आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम में फेल सिर्फ वही बच्चे होंगे देखो मैं कह रहा था, मैं एग्जाम में वो बच्चे फेल होंगे जो पैनिक करेंगे, समझ रहे हो, जो पैनिक करेंगे। क्योंकि देखो आते हुए ऐसे क्वेश्चन से, अब देखो मैं मानते चल रहा हूँ ग्रुप थ्योरी मान लो किसी को नहीं पता हो, वैसे मैंने इनको कन्वर्ट करना सिखाया है। ये अब ये कितना है, ये है u⁴, तो इस तरह के केसेस में ये कन्वर्ट होता है 2⁻r−3 × z2। तो ठीक है ना, अच्छा r−2, तो ये z2 क्रॉस z2 है, ये z2 क्रॉस z2 है, z2 क्रॉस z2 मुझे पता है दिस इज नॉट साइक्लिक। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो z 5 ओके। अब इसको सॉल्व करना भी सिखाया, इसको सॉल्व करना भी सिखाया, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे अगर मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, u कितना 4×12, ओके, तो यानी कि 4² × 3⁻1। अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा z2 क्रॉस z2, दिस इज नॉट साइक्लिक। u9, तो z 5 9 यानी कि 3² यानी कि 3 यानी z6 का इसमॉर्फिक। तो ऑप्शन बी और सी, मुझे डी यहाँ पे दिख रहा है। बताओ बताओ मुझे, क्या टफ है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये बहुत इजी है। लेकिन कोई बात नहीं, मान के चल रहा है एक एवरेज बच्चे पे नहीं, एक एवरेज बच्चे से सॉल्व नहीं कर पाएगा, मैं इसे काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे काउंट नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं इसको, अब मुझसे पूछ लिया यहाँ पे v1 v2 v3 v4 v5, ठीक है। अब मुझसे पूछ लिया भाई कि दो सब स्पेस, अब देखो ये स्पैनिंग सेट है, इसका मतलब स्पैनिंग का मतलब क्या, ये पांचों की पांचों अपने आप में सब स्पेस है। अब मुझसे पूछा यूनियन के बारे में, तो मुझे बताओ जो यूनियन होता है वो सब स्पेस कब होता है? दो सब स्पेसेस का यूनियन सब स्पेस कब होता है? जब उनमें से कोई एक कंटेन हो रहा हो दूसरे के अंदर, ये अभी तभी तो अब मुझे पता है कि भाई v1 के पास दो वेक्टर्स हैं और बाकी सबके पास एक एक वेक्टर है, तो ये सब स्पेस कब होगा? जब v2 कंटेन हो जाएगा v1 के अंदर। कहने का मतलब है कि अगर मैं ऑप्शन ए को क्रॉस चेक करूंगा तो मुझे ये चेक करूंगा कि कहीं भाई क्या इन दोनों की हेल्प से ये वेक्टर बन सकता है, अगर हाँ तो ये सब स्पेस बनेगा।
ये कितने लोगों को लॉजिक समझ में आया प्लीज मुझे बताइए। अगर इन दोनों वेक्टर्स की हेल्प से ये वेक्टर बन सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है, दो सब स्पेसेस का देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट है कि दो सब स्पेसेस का यूनियन सब स्पेस कब होगा, जब उनमें से कोई एक दूसरे वाले को कंटेन कर रहा हो। बताओ सही बात है ना। तो ओके बताइए मुझे, यहां तक क्लियरिटी आप लोगों को, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ बताइए मुझे, यहां तक किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बताओ मुझे। तो इस तरीके से आपको क्रॉस चेक कर लोगे कि ऑप्शन ए करेक्ट है या नहीं। और किसी बच्चे को यूं कि सर मैं कैसे पता करूंगा, अरे भाई इन दोनों वेक्टर्स की हेल्प से, मतलब अगर मैं अल्फा 1 2 3 प्लस बीटा 1 1 0 की हेल्प से अगर मैं इस वेक्टर को बना पा रहा हूँ 1 -1 0, अगर ऐसे कोई अल्फा और बीटा एग्जिस्ट करते हैं तो समझ जाओ कि v2 जो है वो v1 के अंदर कंटेन हो रहा है। अगर हो रहा है तो दोनों का यूनियन सब स्पेस बन जाएगा। अरे हाँ या ना में कुछ तो बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये। और जब आप इसको क्रॉस चेक करोगे तो आपको पता लगेगा, देखो इसमें क्या है ना, इसमें हर बार आपको क्रॉस चेक करना है कि इन दोनों की हेल्प से क्या ये बन पा रहा है, क्या ये बन पा रहा है, क्या v4 बन पा रहा है, क्या v5 वाला वेक्टर बन पा रहा है, बस बताओ। अरे भाई कुछ तो बोलो, मुझे पता कैसे लगेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें ऑप्शन सी और डी करेक्ट होंगे, लेकिन मैं चाहूंगा आप फिर भी इसे क्रॉस चेक करके देखो, खुद से करके देखो। अब देखो, अब 41 से लेके अगर मैं 50 तक जाऊं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे। अब देखो फिर एक क्वेश्चन आ गया, ये ध्यान से देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये आ गया आपका, ये लो, और आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, ये देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, ये देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा। ये देखो, अगर आपको याद हो कि जब किसी सिलेंडर के अंदर कोई प्लेन गुजरे, ठीक है, तो उस सिलेंडर के अंदर जो प्लेन का जितना हिस्सा था उतना उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना सिखाया मैंने आपको। इंटीग्रल कैलकुलस के मैंने 3 से 4 लेक्चर लिए और उसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट कराई है। देखो पिछले साल ही आया पेपर, और हर साल इस तरह क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ डबल इंटीग्रेशन आपका, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस जेड एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड वाई का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ किसी को भी हो तो बताओ मुझे भाई, यहाँ तक किसी को भी कोई भी दिक्कत तकलीफ परेशानी तो बताओ। ये समझ रहे हो, ये वो क्वेश्चन है जो कराया हुआ, और इसको सॉल्व करोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये देखो आपको ये सॉल्व करना था, तो कुल मिला के आपको बस ये पता करना है कि अगर मैं अल्फा में मल्टीप्लाई करूं 1 1 1 प्लस बीटा में मल्टीप्लाई करूं 1 -1, लीनियर कॉम्बिनेशन, इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा ये, प्लस गामा का मल्टीप्लाई करूं 0 0 1, तो मैं देखूंगा भाई सामने 1/2 2/3 3/4 आना चाहिए अल्फा बीटा की किस वैल्यू के लिए, और जिस अल्फा बीटा की वैल्यू के लिए आए उसमें मल्टीप्लाई कर दो, फिर t t t एंड t एंड यू विल गेट योर आंसर। पता ये भी कितना आसान था। देखो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर क्वेश्चन को छेड़ो जबरदस्ती, नहीं, हर क्वेश्चन से पंगे नहीं लेने होते हैं, लेकिन काफी सारे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं यहाँ पे, इतने इजी होते हैं ना कि आप खुद अंदाजा नहीं लगा सकते। वो फ्री के मार्क्स होते हैं, बिल्कुल फ्री के। ये देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, ये काफी इजी क्वेश्चन है। ये देखो ये कितना इजी है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया है आपको, याद करो
एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 6x ln x। भाई ये कौन सा क्वेश्चन है, याद है ना? इस तरह के क्वेश्चन क्या इसमें x को क्या मान, y को क्या मान के चलते थे? फिर देखो ये dy dx इज इक्वल टू प्लस 2x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 4x स्क्वायर। याद करो इस तरह का क्वेश्चन, ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। फिर बात आती है इसकी कि कोई सॉलिड है, वो इन 3-4 चीज़ों से घिरा हुआ है। इसको मैं सिखाऊंगा अभी, ये मैं मानता हूँ, देखो इजी है बट मैं मानता हूँ कि ये हर एक बच्चे के सॉल्व करने लायक तो नहीं है। फिर ये डायरेक्ट नोट से आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जी कोई अबिलियन ग्रुप है ऑर्डर 35 का, ठीक है, अबिलियन ग्रुप है तो अगर तो इसका मतलब क्या है, अगर ग्रुप है ऑर्डर ऑफ जी इज 35 मतलब 5 into 7, याद है इनमें कुछ रिलेशन सिखाया था मैंने, 5 divides 7 minus 1 and doesn't divides, तो ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z35 के, याद करो। अब Z35 के पास 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, 5 और n डिनर 7 ऑर्डर 7 5 7, दोनों को सम कर दो, यू विल गेट अ आंसर। मतलब आप ये समझ लो हंसते खेलते आप 40 से ऊपर नंबर ला सकते हो, और हंसते खेलते आप IIT दिल्ली तक का सफर तय कर सकते हो। डेफिनेटली आशीष, डेफिनेटली। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इधर, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गया ना कि मैं एकदम से इतने ज़्यादा उसमें आया हूँ, तो एक ही वही इतना हाई है ना यहाँ पे कि ये कुछ वैसा ही है जैसे कि घर में पले हुए किसी जानवर को आप सड़क पर छोड़ दो, तो कुछ वैसी हालत हो गई मेरी। तो मेरी बॉडी अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाएगी, बट ठीक हो जाऊँगा। लेकिन पहले मुझे बताओ, देखो 2025 का पेपर था ये, और इसमें हंसते खेलते 40 से ऊपर नंबर आराम से लाए जा सकते हैं। 30 से ऊपर मार्क्स तो देखो उसी में वही आ गए थे हमारे, 36 क्वेश्चंस करते 36 37 मतलब 40 क्वेश्चंस कंप्लीट पूरे नहीं किए थे, लेकिन 30 से ऊपर मार्क्स। और मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि आपको ना सिर्फ और सिर्फ थोड़ा ठंडे दिमाग से चीज़ें सॉर्ट करनी है। हर एक क्वेश्चन इतना ईजी है ना इसमें जिसका कोई अंदाजा नहीं, और यही होता है हर साल। अब देखो सेम टेक्निक आप लगा के देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, आप उन क्वेश्चंस को पकड़ो जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि टाइम लग सकता है उनको छेड़ो ही मत। अभी भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने छेड़े भी नहीं है, क्यों? मुझे लग रहा है कि हो सकता है शायद उनमें टाइम लगे। देखो कितने सारे क्वेश्चन थे जो मैंने छेड़े ही नहीं है, देखो पीछे की तरफ जाके देखो। तो ऐसा नहीं है कि और के मतलब मैंने टफ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए हूँ। जो टफ क्वेश्चंस थे, ये जैसे ये क्वेश्चन था, ये एवरेज बच्चा पता नहीं कर पाए, तो मैंने इस क्वेश्चन के मार्क्स ऐड किए ही नहीं, लेकिन आंसर बता दिया। ये देखो ये इजी क्वेश्चन है, अभी मैं करवाऊंगा आपको सीक्वेंस सीरीज और फंक्शन वन वेरिएबल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि 40 नंबर तो बहुत आराम से लाए जा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग में क्या चीजें लेके चल रहे हो। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जितना आपने सीखा है, आप उसकी हेल्प से भी इजीली 40 से ऊपर नंबर ला सकते हैं बहुत आराम से। 100 में से 100 नंबर लाने के लिए हमारी लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है, हमारी लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ IIT तक जाने की, ठीक है। इसी के साथ इस क्लास को मैं यहीं खत्म करता हूँ, मिलते हैं कल IIT जैम 2024 के पेपर के साथ। लेकिन आप लोगों से उम्मीद है मुझे 2025 का पेपर एक बार सॉल्व करके देखना, और इसमें जो करवाया है, ठीक है ना, उनको जरूर सॉल्व कर लेना। चलो बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। चलो मिलते हैं आप लोगों से, बाय गाइस, सी यू, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, थैंक यू।